अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान, जिसका कि सब्जेक्ट कोड 8623 है, उसका यूनिट 2 देखने जा रहे हैं। और यूनिट 2 में हम बात करेंगे कि एलिमेंट्री लेवल पे चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है जी। तो यूनिट बाय यूनिट चल रहे हैं और हर यूनिट की अलग वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के मुख्तलिफ मॉडल्स किस किस ने प्रेजेंट किए हैं और मॉडल्स में क्या क्या बातें हुई हैं। ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट में हम फिज़िकल भी लेंगे, जैसे मोटर। मोटर जब कहा जाए तो आपके मूवमेंट से रिलेटेड है। और आप कॉग्निटिव भी लेंगे, यानी दिमागी। दिमागी डेवलपमेंट भी है और फिज़िकल डेवलपमेंट भी है। दोनों डेवलपमेंट को अर्ली एयर्स में फोकस किया जाएगा। और उसमें मुख्तलिफ उसके जो बच्चा लैंडमार्क्स अचीव करता है उनको डिस्कस किया जाएगा, किस एज में क्या कर लेता है, किस उम्र में क्या करने लग जाता है। और मुख्तलिफ लोगों की जो थ्योरीज़ हैं वो मुख्तलिफ एज वाइज किस तरह से क्लासीफाई करती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो भाई पियाजे की करेंगे। नाम अच्छा है ना। तो पियाजे ने स्टेजेस बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। कॉग्निटिव बोलें तो ज़हनी दिमागी उसकी डेवलपमेंट बच्चे की कैसे होती है, उसमें कुछ ना कुछ सेंसरी मोटर भी स्किल्स आएंगी। लेकिन इन्होंने जो स्टेजेस बताए हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से उनके स्टेजेस मशहूर हैं। उसमें सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं स्टेजेस लिख दूँ। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल। उसके बाद है कॉन्क्रीट। उसके बाद है फॉर्मल। ठीक है जी। इन्होंने बच्चे की लाइफ को 0 से लेके 11 साल की उम्र और फिर ऑनवर्ड्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। 4 स्टेजेस में सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर्स तक का है, जहाँ पे बच्चा अपने एहसासात, मुख्तलिफ जो उसके सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी मदद से अपने बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में जान रहा होता है, अपनी आंखों से देखना सीख रहा होता है, अपने हाथों से महसूस करना सीख रहा होता है, उनको इस्तेमाल करना सीखता है, अपने कदमों का इस्तेमाल सीख रहा होता है, अपनी ज़बान का इस्तेमाल सीख रहा होता है, लोगों को पहचान रहा होता है, उनके साथ उसको कैसे डील करना है उसको सीख रहा होता है। तो ये उसकी सेंस और मोटर स्किल्स डेवलपमेंट का स्टेज है, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक का। फिर प्री ऑपरेशनल, जो कि नाम से भी ज़ाहिर है कि बच्चा फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ, लेकिन अब वो एक ह्यूमन बीइंग आपको महसूस हो रहा है। जब वो ज़ाहिर है 2 साल का था तब तो बिल्कुल आपको एक डॉल की तरह से लगता है ना, एक बच्चा बहुत छोटा सा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन 2 to 7 ईयर्स का बच्चा बहुत कुछ कर पा रहा होता है, तो वो देखने में ऐसा महसूस होता है कि एक प्रॉपर फुल ह्यूमन बीइंग फिज़िकली चल रहा है, फिर रहा है, मुँह से अल्फाज बोल रहा है, अपनी ज़रूरत बता रहा है, खुश हो रहा है, हंस रहा है, रो रहा है और इंगेज हो रहा है खेल में, बातों में। तो वो बज़ाहिर ऑपरेशन स्टेट उसकी फ़ील हो रही होती है, लेकिन एक्चुअली वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा लर्न कर रहा होता है। वहाँ उसकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, उसकी मोटर स्किल्स बहुत डेवलप हो रही होती हैं, वो लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, वो पर्सनैलिटीज़ को देख के एज़्यूम कर रहा होता है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है। खुद ब खुद नेचुरली ये प्रोसेस उसका हो रहा होता है। और इवन एट टाइम्स वो लोगों की तरह से प्रिटेंड करता है, जैसे उसके आस-पास के लोग जैसा बिहेव करते हैं, वो वैसा बिहेव कर रहा होता है। और ये तकरीबन 7 साल की उम्र तक उसकी ये लर्निंग चलती है। तो ये एक प्रॉपर फुली वर्किंग ह्यूमन बीइंग नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये फुली ह्यूमन बीइंग प्रॉपर वर्किंग हो गया। तो यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट्स बन रहे होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स बन रही होती हैं, लॉजिक स्किल्स बन रही होती हैं, और कहा जाता है कि जो यहाँ पे इसकी स्किल्स बन जाती हैं, अब बच्चा सोचने समझने के काबिल हो जाता है। इससे पहले वो, यानी इन प्री ऑपरेशन स्टेज में तो वो इतना सोच समझ के नहीं कर रहा होता, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बस एब्रप्टली कर जाता है और इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा होता है। लेकिन 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स उसको हम समझ सकते हैं कि अब वो अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉन्क्रीटली बना चुका है, इसलिए तीसरे स्टेज का नाम कॉन्क्रीट स्टेज है। और इस वक्त उसकी लॉजिक
डेवलप होना शुरू हो जाती है। बच्चा जो है वो सोच वाले सवाल कर सकता है, सोच रहा होता है वो कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो उसको नज़र नहीं आ रहा, जिसको दिख नहीं रहा, उसके बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्किल डेवलप होना शुरू होती है। जनरलाइज करना शुरू करता है चीज़ों को कि अगर यहाँ ऐसा हुआ तो फिर बाद में भी ऐसा होगा और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होगा। और अपने जो उनके अपने बारे में मेंटल इमेज है उसको वो इम्प्रूव करता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसा होना है। और अपने आप को मुख्तलिफ़ चीज़ों से रोक पा रहा होता है, जो कि छोटा बच्चा नहीं रोक पाता कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इस बात का कॉन्सेप्ट अच्छाई बुराई का उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। और फॉर्मल जो स्टेज है 11 ऑनवर्ड्स, इसके बारे में ये कहते हैं कि अब ये बच्चा फुली ग्रोन है, यानी अब उससे आप सारी बातें कर सकते हैं, उसकी ये समझ डेवलप हो गई है। ये ज़रूर है कि नॉलेज पूरी नहीं आई, ये ज़रूर है कि एक्सपीरियंस अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन सलाहियत पैदा हो गई है। सलाहियतों के मामले में मज़ीद इजाफ़ा नहीं होगा। हाँ, अब नॉलेज और स्किल जो है वो मज़ीद उसको दी जाएगी, तो उसके डिसीजंस जो हैं वो चेंज होना शुरू होंगे या उसके एक्शंस और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एज़ फार एज़ उसकी मेंटल, कॉग्निटिव, फ़िज़िकल सलाहियतें वो अब बन चुकी हैं। उसकी सोच बन गई है, वो उसका अंदाज़ बन गया है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है और अब वो एडोलेसेंस स्टेज में आ गया है, जिसमें कि अब वो एक एडल्ट लाइफ में एंटर होने वाला है। यहाँ से उसकी एडल्ट लाइफ फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4 स्टेजेस जो हैं वो पियाजे ने दिए थे और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, स्टेजेस ये मौजूद हैं हमारे पास मॉडल्स, इनको हम आगे एक-एक करके डिस्कस करते जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक मॉडल इसी नाम से दिया हुआ है। उसमें 3 बातें डिस्कस की हैं कि बच्चे की मेमोरी जो है वो कहा जाता है कि बच्चे को अपने 3 साल से पहले की चीज़ें याद नहीं होती। 4 साल ऑनवर्ड्स बच्चे को अपनी चीज़ें मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी डेवलप होना शुरू होती है। और शुरू में बच्चा जो है वो अपनी मेमोरी को इन्वोक करके ये फ़ैसला करे कि माज़ी में ऐसा हुआ था इसलिए अब ऐसा होगा, ये नहीं कर पा रहा होता। लेकिन 5 साल की उम्र के बाद से बच्चा जो है आहिस्ता-आहिस्ता ये स्किल डेवलप करता है कि मैं ग्रॉसरी स्टोर गया था, तो यहाँ पे ऐसा हुआ था तो अब मुझे वैसा ही करना है। हम यहाँ गए थे तो यहाँ पे जाके हमारे बड़ों ने ऐसा किया था तो मुझे भी वैसा करना है। तो ये एंगेजमेंट उसकी 5 साल की उम्र के बाद से एक्टिवेट होती है या 5 साल की उम्र से एक्टिवेट हो जाती है। और इसी तरह से 5 साल से और 7 साल के बीच में उसको इस बात की सलाहियत आती है उसके अंदर कि वो अटेंशन पे कर पाता है अब इस बात की तरफ कि पहले तो वो एक जनरल अल्फाज को अल्फाज की तरह लेता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो उन अल्फाज के अंदर ही समझना शुरू करता है कि ये क्या बात हो रही है, कौन कौन क्या है, किसकी क्या हैसियत है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किससे मेरा क्या रिलेशनशिप है, इन चीज़ों पर उसकी तवज्जो अपनी वो दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे लेटर्स की उसके पास मेमोरी होती है तो उसकी मदद से अब वो अटेंशन पे कर सकता है कि ये वर्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये एक अच्छी एग्जांपल मौजूद है। और थर्डली लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो फिर उसकी डेवलप होना शुरू होती हैं जब वो अटेंशन पे करता है, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करता है, बोथ एबिलिटी टू रीड, बोथ स्पीक, रीड, अंडरस्टैंड एंड देन इवेंचुअली राइट, अगर उसको सिखाया जाए तो। अगर लिखना सिखाया नहीं भी जाए तो नेचुरली बच्चा जो है वो सुनना, सुन के, समझ के और फिर बोलना, ये स्किल्स तो खुद ही डेवलप कर लेता है इस स्टेज में, यानी 5 साल ऑनवर्ड्स जो है वो इस पे उसकी काम शुरू हो चुका होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसको कहा है इन्होंने। फिर उन्होंने एक बात छोटी सी की है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को रोकते हैं। उसमें बहुत बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं और वो अगेन आप खुद कर सकते हैं, इस पर ज़रा कॉन्फिडेंस रखिए और मोटी मोटी हेडिंग्स को ले लीजिए। बायोलॉजिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि किसी का कोई सेंस ऑर्गन अच्छा डेवलप हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी की आंखें अच्छी डेवलप हुई, किसी की नहीं हुई। बायोलॉजिकली ही इंटेलिजेंस होती है कि कोई ज़्यादा अक्लमंद हो गया, कोई नहीं हुआ। कुछ हेरिडिटी होती हैं मसाइल, यानी आपकी विरासत में आपको कुछ चीज़ें मिली होती हैं, चाहे वो दिमागी तौर पे हों, जिस्मानी तौर पे हों। और बायोलॉजिकल ही एक फैक्टर है कि थी तो उसमें सेंस ऑर्गन थे तो, लेकिन वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हुए। शुरुआत में तो उसकी आंखें भी थी, उसके कान भी थे, उसकी नाक भी थी, वो महसूस कर सकता था।
लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ अंदाज़ा हुआ कि वो उस तरह से डेवलप नहीं हुए जिस तरह से बाकी बच्चों के डेवलप हुए। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो रुकावट हो सकते हैं किसी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उसके अलावा उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि उसके आसपास का माहौल ऐसा है कि वो कॉग्निटिवली दिमागी तौर पर डेवलप नहीं हो सका, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली उसको। आसान सी बात है ना, नहीं मिली अपॉर्चुनिटी से ज़ाहिर है नहीं डेवलप होगा। इसी अपॉर्चुनिटी की मद में ही है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस कह लें कि पैसे नहीं थे, नहीं कर सके, आसपास अपॉर्चुनिटीज़ थी तो पैसा ना होने की वजह से अवेल नहीं कर सका। यही तरह से खेल नहीं प्रॉपरली वो खेल सका, उसको खेलने का मौका नहीं दिया गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्ले का ज़ाहिर है बहुत बड़ा रोल है। और अगर बच्चे इकोनॉमिकली अच्छे हालात में नहीं पैदा हुए या अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं है, घर से नहीं निकल सकते, हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो ज़ाहिर है प्ले के ना होने की वजह से बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट दूसरों से कम होती है। और उसके अलावा दूसरे स्टिमुलाए हैं, स्टिमुलस, जैसे कि बुक्स हैं, टीवी है और मीडिया के दूसरे ज़रिए हैं, टॉयज़ हैं, कंप्यूटर हैं, ये भी जहाँ अवेलेबल होंगे। ओवर यूज़ भी नुकसानदेह है और उसको अवेलेबल होना ही ना ही होना भी नुकसानदेह। और आखिरी में जो सोसाइटी और फैमिली की जो सिचुएशन है, बट लोग ज़्यादा हैं फैमिली में, कम हैं, सोसाइटी की हेल्प मौजूद है, मोहल्ले वालों के साथ जा सकता है बच्चा, नहीं जा सकता, उसके दोस्त बन गए हैं, नहीं बन गए हैं, ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि किसी बच्चे की डेवलपमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसके बारे में फ़ैसला करेगा। तो वो रुकावटें जो किसी शख्स बच्चे की डेवलपमेंट में हो सकती हैं, उसमें हमने बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल देखा। अच्छा, पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी मुख्तलिफ लोगों ने काम किया है। पियाजे का तो काम पीछे मौजूद ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर 3 स्टेजेस बताए हैं, हर स्टेज को मज़ीद 2 हिस्सों में तक़सीम किया है। पहले को प्री कन्वेंशनल, दूसरे को कन्वेंशनल और तीसरे को पोस्ट कन्वेंशनल कहा है। यानी बच्चों की जो मोरालिटी है वो कैसे डेवलप होती है, वो 3 स्टेजेस में होती है। प्री कन्वेंशनल में छोटे बच्चे हैं, उसमें पहला लेवल ये कि ओबीडियंस होती है, पनिशमेंट होती है, करना है कि नहीं करना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें इंडिविजुअलिज़्म होता है, वो अपने दोस्तों से चीज़ें ले रहा है, दे रहा है, उसके हिसाब से उसकी मोरालिटी बनती है कि वो उसको उसको सोसाइटी में कैसे कैसे काम करना है, शेयरिंग करनी है, नहीं करनी है, चोरी करनी है, नहीं करनी है। जो बच्चों के लेवल पे उसको जो बात सिखाई जाती है, डाँटा-डपटा जाता है और अच्छी-बुरी बात समझाई और सिखाई जाती है। इसी का एक्सटेंशन जो है वो फिर कन्वेंशनल लेवल पे, अभी बच्चा स्कूल जाने वाला है और थोड़ा बड़ा हो गया है, प्राइमरी का बच्चा हो गया है, प्राइमरी से भी थोड़ा आगे आ गया है, सेकेंडरी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल स्टेज में जो है वो उसको सोशल उसका जो है वो एक इमेज बनना शुरू होता है। अच्छा बच्चा, अच्छा लड़का, मैं अच्छा हूँ। अच्छा होना क्या होता है, तो अच्छा होने के लिए वो अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करता है, अपने ड्रेस पे भी काम करता है, अपने बिहेवियर पे, अपनी बातों पे, अपनी सराउंडिंग पे, जो भी उसके साथ लोग होते हैं उनके जैसा बनने की वो कोशिश करता है। और इसी तरह से इसका जो सेकंड लेवल है कन्वेंशनल का, ये बड़ा हो चुका है। अब इसको ये समझ में आ जाता है कि लॉ क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ होती है, कानून क्या हैं, कैसे फ़ॉलो करना है, हम सब मिलके जो रहते हैं, दुनिया के कवानीन क्या हैं। रिलीजियस भी, स्टेट के भी, सोसाइटी के भी कुछ कवानीन होते हैं, तो उनके बारे में वो सोचता है और समझता है। पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में कोलबर्ग कहते हैं कि जी ये हर हर शख्स यहाँ नहीं पहुँच पाता। ये वो लेवल है कि जिसमें इंसान ये खुद से समझने की कोशिश करता है कि हम सोसाइटी में क्यों हैं, हमारा असल रोल क्या होना चाहिए था, हम सोसाइटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचता है कि मैं, मेरे माँ बाप का क्या किरदार है, मैं उनसे कैसे डील करूँ, मेरा असातिज़ा का क्या है, ये सड़क के साथ मुझे कैसे डील करना है, मुझे कानून को कैसे फॉलो क्यों करना है, इस लेवल पे वो बात सोच सकता है। और फिर उसका कॉन्शियस डेवलप हुआ हुआ होता है कि वो सोचता है, एक ज़मीर जिसको हम कहते हैं कि ज़मीर की आवाज़ होती है और उसको समझता और सुनता है। तो ये जो है वो इन्होंने एक मोरल डेवलपमेंट के ऊपर एक मॉडल पेश किया। उसके बाद फ्रॉइड का काम है, आप सबको जानते ही होंगे आप लोग, फ्रॉइड का काम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। पढ़ना इसलिए चाहिए कि मुख्तलिफ़ लोगों ने सोसाइटी को, लोगों को स्टडी किया और उनके अपने कुछ ख़यालात हैं कि उनके ख़्याल से ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो किसी का ख़्याल जान लेने में कोई हर्ज़ नहीं है, अगर आप खुद मैच्योर हैं तो आप उसके ख़्याल को एक ख़ास अंदाज़ से समझ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, या उसको जज कर सकते हैं कि उसने सही कहा या नहीं कहा।
तो उसकी जजमेंट है, उसका अपना एक एंगल है, उसको देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, चाहे उससे आप किसी दर्जे में इख्तिलाफ़ करते हो। फ्रॉइड का काम जो था ना वो साइकोसेक्सुअल ही था। तो इसीलिए जब वो साइकोसेक्सुअल को ही डील कर रहा है, वो ये देखना दिखाना चाह रहा है कि सोसाइटी में बच्चे बच्चे क्या की जहनीत सेक्सुअलिटी को लेके कैसे डेवलप होती है। तो फिर वो उसी के बारे में बात करेगा, और ज़ाहिर है मुसलमान तो नहीं है, तो वो जो अपना जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उसके इर्द गिर्द उसको ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उन्हीं की बेस पे फैसला करेगा। तो इन्होंने कहा कि बच्चे की जो सेक्सुअलिटी है वो 5 स्टेजेस में डेवलप होती है। सबसे पहले तो ओरली बच्चे के सेंसेस काम करते हैं, यानी बच्चा बहुत छोटा होता है तो अपने मुंह से वो फीलिंग्स महसूस करता है, यानी वो दूध पी रहा है, वो मीठा खा रहा है, उसको कोई खट्टी चीज़ आप चखा दें तो वो जो उसके जो भी सेंसेस हैं, जो फीलिंग्स हैं, प्लेजर्स हैं, चूँकि वो साइकोसेक्सुअल है और सेक्सुअल होने का मतलब होते ही आप प्लेजर्स को फोकस करते हैं। तो वो प्लेजर्स जो है वो अपने मुंह से ड्राइव करता है छोटा बच्चा। फिर वो बच्चा 2 साल की तरफ आता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बाउल मूवमेंट का अंदाज़ा होता है। फ्रॉइड ने बहुत ही डिटेल में फिज़िकली हर तरह के प्लेजर को डिस्कस किया है, यानी इवन ये प्लेजर भी कि अगर आपके कान में खुजली हो रही है और आप उसको खुजा लें तो एक प्लेजर है। सिमिलरली जब बाउल मूवमेंट बच्चा छोटा महसूस करता है और उसको वॉशरूम जाके वो फारिग होता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है। तो यहाँ उसकी एक अवेकनिंग होती है, एक जागता है उसके अंदर का एक प्लेजर सेंट्रिक ह्यूमन के जी, ये एक फीलिंग है, उसको उसमें मज़ा आ रहा है कि जी लाइफ में आपको एक प्रॉब्लम हुई, एक तकलीफ़ सी महसूस हुई और उसके बाद आप वॉशरूम गए और आप उस तकलीफ़ से फारिग हुए तो आपको अच्छा लगा। तो ये एनल स्टेज कहलाता है। तीसरे स्टेज को ये कहते हैं कि ये डेवलप होता है फेलिक स्टेज। ये तकरीबन 3 4 5 6 साल की उम्र के दरमियान होता है। फेलिक स्टेज में कहते हैं कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो किसी हद तक काम करना शुरू करते हैं, तो उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। और अगर वो लड़का होता है तो वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, अगर वो लड़की होता है तो लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके आसपास जो उसके आइडियल्स मौजूद होते हैं, अगर लड़की है तो उसके आइडियल्स में उसके बड़े भाई, चाचा, दादा, अब्बा ये मौजूद होंगे, और अगर लड़का है तो उसके पास दादी, अम्मी, नानी, चची, खाला ये लोग मौजूद होंगे, और इनकी तरफ ये अट्रैक्शन फ़ील करता है और इनसे बच्चा ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है। तो इसी पे ज़्यादा झगड़ा भी हुआ था फिर रिलीजियस साइट्स के, चाहे वो क्रिश्चियंस हों या ज्यूज़ हों या मुस्लिम्स हों, उन्होंने इस पे काफ़ी तनकीद भी की थी। बहरहाल तो फ्रॉइड का कहना ये है कि इस एज में जो बच्चा 3 से 6 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों के साथ अट्रैक्ट होता है, उसकी जो ग्राउंड रीज़न है वो उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट है, तो वो अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है अपने बड़ों में। तो बच्चियों का अब्बा से ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है और बच्चों का अपनी अम्मा से बन जाता है। ये इनका कहना था। उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 साल से 11 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो इन फीलिंग से थोड़ा-सा अपने आप को बाहर निकाल के अपनी ही जेंडर के दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करता है और उनके साथ ग्रो करने में अच्छा महसूस करता है। लड़का लड़कों में बैठ के लड़कों के साथ खेलना, लड़कों के साथ डेवलप होना, लड़कों वाली हरकतें करना, इसमें उसको अच्छा लगता है। सिमिलरली लड़कियाँ जो हैं वो लड़कियों के साथ खेलती और ग्रो करती हैं 6 से 11 साल की उम्र तक। और फिर लास्ट स्टेज जो है फ्रॉइड कहते हैं कि वो जेनिटल स्टेज होता है, जिसमें बच्चा बड़ा हो गया, जो कि पीछे भी हम बात की थी ना हमने। पियाजे ने भी कहा था कि 11 साल की उम्र में बच्चा फॉर्मल हो जाता है, यानी अब उसके तमाम सेंसेस डेवलप हो चुके हैं। तो ये भी यही समझते हैं कि 11 साल के ऑनवर्ड अब बच्चा चूँकि एडोलेसेंस में दाखिल हो गया है तो अब उसके जो बाकायदा सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, अपनी अपोजिट जेंडर की तरफ प्रॉपर अट्रैक्शन उसको होने लगती है, उसको भी पता चल जाता है लड़का क्या होता है, लड़की क्या होती है। लड़कियों को, उसको लड़का है तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगा अपनी एज की, और लड़की है तो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होगी अपनी एज की। वो फेलिक स्टेज से बाहर आ चुका होता है तो अब वो अपनी एज के अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन फील करता है। तो ये चूँकि डिस्कशन ही सेक्सुअल डेवलपमेंट की है, इसलिए ये बातें इस तरह से हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट थ्योरी जो है, उसके बाद जनाब आपके पास एरिक एरिक्सन के साइको सोशल, सॉरी, हाँ, साइको सोशल जो है वो डेवलपमेंट की बात हो रही है। यानी बच्चा किस तरह से अपनी दिमागी और अपनी जो माशरती जो डेवलपमेंट है उसकी होती है, उसके 8 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर अपने ऊपर अपनी ज़ात पर ट्रस्ट डेवलप करवाना चाहिए, बजाय इससे कि वो अपने आप को ही
मिसट्रस्ट करता हो, और फिर साथ में उसको अपने आसपास के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना उसकी बेसिक नीड है। ज़ाहिर है वो तो छोटा सा बच्चा है ना, तो अगर उसको अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं होगा, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो कैसे कुछ भी लर्न कर सकेगा। तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स को और उसके टीचर्स को इस बात की फीलिंग उसको देनी होती है कि वो उन पे ट्रस्ट कर सके, वो उसकी फ़िज़िकल और इमोशनल खैरख्वाह हैं। अगर उसमें मिसट्रस्ट पैदा होगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा सोशली भी और साइकोलॉजिकली भी। फिर इसी तरह से बच्चा जब नेक्स्ट स्टेज में जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें ऑटोनॉमी पैदा करनी चाहिए, बजाय से कि उसको अपने आप से, अपने फ़ैसलों से शेमफुल फीलिंग करवाई जाए कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया, तुमने ठीक नहीं किया, या वो डाउटफुल रहे कि मैं तो शायद सही नहीं कर सकता, बल्कि उसको एक कोशिश करवाई जाए कि नहीं, तुम खुद करके देखो, तुमने खुद ठीक किया, अरे वाह तुम खुद सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज है कि इस स्टेज में आके बच्चों को अपने काम खुद करने की सलाहियत को इनकरेज करना चाहिए। स्टेज 3 में जो है वो बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं, जो उनको कहा गया है, पहले तो वो छोटी उम्र में वो करते थे ना, अब इनिशिएटिव का मतलब है कुछ नया करते हैं। अब जब कुछ नया करेंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ भी होगी, तो अगर उस गड़बड़ को आप बहुत ज़्यादा उछालेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो गिल्ट में चले जाएंगे और फिर वो नए इनिशिएटिव नहीं लिया करेंगे, तो या छुप के लेंगे। तो इनिशिएटिव को जो है वो डिस्कस भी किया जाए, उसमें उनको गिल्ट में मुब्तला ना किया जाए, बल्कि उसके ऊपर बात की जाए और उसके फेलियर्स को लेकर टैबू ना किया जाए। ये तीसरे स्टेज में देखा जाता है। इनिशिएटिव का मतलब है कुछ नया काम करने की ख्वाहिश होना। उसके बाद जो स्टेज 4 है, वो है इंडस्ट्रियस होना या इन्फीरियॉरिटी का शिकार हो जाना। यानी अब बच्चा जो है वो अपने काम खुद कर लेता है, ये बच्चा तकरीबन समझ लें 6-7 साल 8 साल का हो गया है। अब ये कामों में एक्सपर्टीज़ हासिल होती जा रही है, लिख रहा है तो बहुत अच्छा लिखता है, पढ़ रहा है तो अच्छा पढ़ता है, खेल रहा है तो अच्छा खेलने वाला बच्चा है। तो जो अच्छा कोई काम कर पाता है उसको हम इंडस्ट्रियस कहते हैं, वो उस काम में अच्छा है, वो काम बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहा है, तो अपनी एफ़र्ट लगाएगा उस चीज़ में और कॉन्फिडेंट होगा। और अगर आप उसको नहीं कॉन्फिडेंट करवाएँगे तो वो इन्फीरियॉरिटी में चले जाएगा, मैं खेल भी नहीं सकता, मैं बात भी नहीं कर सकता, मुझसे बोला भी नहीं जाता। यहाँ पे बच्चे के अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज इन्होंने बताया आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब ये एडोलेसेंस में आ गया है, ये तकरीबन 11 साल प्लस का बच्चा है और यहाँ पे वो समझना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं, मेरे अंदर जो भी कैफ़ियत हो रही हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे उसको कोई गाइड भी करे, उसको समझाए भी, उसको एक्सपीरियंस भी करवाए, उसको लाइफ के बारे में अच्छी तरह समझा रहा हो, तो उसको उसका हाथ पकड़ के उसको इस रोल से गुजरवा दे कि उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, वो क्या है, वो क्या, और हर बच्चा यूनिक है, उसकी उस यूनिकनेस को जो है वो दबाया ना जाए, बल्कि उसको चेरिश किया जाए, तो वो अपने रोल में कंफ्यूज नहीं होगा। वरना अगर वो रोल में कंफ्यूज हो जाएगा तो वो बड़ा हो रहा होगा लेकिन आपको लग रहा होगा पता नहीं अजीब ही इसकी हरकतें हैं, समझ नहीं आता, तुम अभी तक बड़े नहीं हुए। ये जुमला हम अक्सर बच्चों से कह रहे होते हैं, उसी वजह से कि हमने वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी डेवलप नहीं करवाई होती। फिर छठे नंबर पे जब बच्चा बड़ा हो चुका है, ये अब एडल्ट आदमी है, मतलब लड़की या औरत या मर्द एडल्ट है, यहाँ पे जो सोशल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का एक स्टेज है। यहाँ पे अब इंसान अपने लाइफ में अपने साथ किसी और को शरीक करता है, तो क्या वो इस ये उसमें ये हिम्मत है और वो सोशली और साइकोलॉजिकली इतना डेवलप हो गया है कि वो समझता है कि जब कोई शख्स लाइफ में शामिल होता है, दूसरा शख्स, तो उसके साथ कैसे रहना है, रोल्स कैसे बांटने हैं, मुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, एक दूसरे को हमने कैसे इज्जत देनी है, हमने एक दूसरे के साथ मिल के अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, ये वो सीख चुका है, उसको ये आता है, वो ये करने की हिम्मत रखता है। या फिर वो आइसोलेशन में चले जाएगा, वो इवन उसकी शादी भी हो जाएगी तब भी वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप को डेवलप नहीं कर पाएगा, आइसोलेटेड लाइफ ही गुजार रहा होगा। स्टेज 7 जो है वो अब और आगे चले गए, इंसान थोड़ा मेच्योर भी हो गया, जॉब भी कर ली, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। अब ये जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की बात है कि यहाँ तक पहुँच गए, सब कुछ कर लिया, बस काफ़ी है, मतलब जो चल रहा है वो चलता रहे, या नहीं यार आगे चलना है, आगे बढ़ना है, कुछ और बेहतर करना है, कुछ चीज़ें बेहतर करनी है, अपनी जॉब कर रहे थे तो कोई बिज़नेस करना है, अपने काम को बढ़ाना है, नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना है। तो ये कुछ मुतहर्रिक लोग होते हैं जो अपनी अब तक की हासिल की हुई अचीवमेंट से चीज़ों को ग्रो करवाते हैं, या फिर वो स्टैग्नेशन में चले जाते हैं, नहीं जमूद का शिकार हो जाते हैं कि बस गुजार ली यार, 40 45 50 के हो गए, मतलब काफ़ी है, जो है बस इसी में चलाते हैं। और आखिरी स्टेज इन्होंने कहा कि ईगो इंटीग्रिटी है या फिर
डिस्पेयर है। ये 60 साल की एज तक की बात हो रही है, ये 40 प्लस की बात हो रही है, ये 25 प्लस की बात हो रही है। तो 60 और 60 से ऊपर के बच्चे लोग जो हैं बच्चे, वो इस वक्त रिटायर हो रहे होते हैं। इस वक्त वो अपने आप को कितना इम्पोर्टेंट मेंबर समझते हैं अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, और वो उसमें अपने आप को इंटीग्रेटेड फील करते हैं, तो वो उनकी डेवलपमेंट आगे बढ़ती है, वो और एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। और अगर वो ये फील करते हैं कि यार अब हम तो रिटायर हो गए, अब हमारा सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है, सोसाइटी को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो डिस्पेयर में चले जाते हैं, वो गम में चले जाते हैं। उनकी कैफियत जो है वो चिड़ी चिड़ी हुई कैफियत होती है कि सोसाइटी ने हमें कुछ नहीं दिया और हम सोसाइटी के किसी काम के नहीं हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो एरिक एरिक्सन ने जो है वो समझाए हैं कि इंसान सोशली और साइकोलॉजिकली अपनी एज के साथ कैसे डेवलप होता है। फिर किताब ने जो है वो एक सोशलाइजेशन का टॉपिक दिया है कि सोशलाइजेशन जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन ये हम पहले भी पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि वो बच्चे की अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबी मोहल्ले वालों के साथ होती है, जिनसे वो जानता है कि इंसान कैसे होते हैं, उनकी उसकी वहाँ लैंग्वेज डेवलप होती है, वैल्यूज़ मिलती हैं उसकी। सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसके नेक्स्ट लेवल की है, जिसमें वो स्कूल जा रहा है, दूसरे बच्चों से एंगेज कर रहा है, अपने दोस्तों दोस्तों का सर्कल बढ़ गया उसका, वहाँ बाकायदा एक फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है, जिसमें ना सिर्फ वो लैंग्वेज सीख रहा है बल्कि स्किल्स भी लर्न कर रहा है। और तीसरी जो है वो एडल्ट सोशलाइजेशन है। एडल्ट सोशलाइजेशन ज़ाहिर है अब वो एक बाकायदा फ़ाल मेंबर है सोसाइटी का, उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, उसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं या हो जाएंगे, और वो कहीं नौकरी भी करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और उसमें वो स्किल्स भी हैं कि वो अब उन जिम्मेदारियों को जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो सोशलाइजेशन जो है वो 3 स्टेजेस की होती है, और इस सोशलाइजेशन में थ्रू आउट द टाइम पूरी सोसाइटी ही रोल अपना प्ले करती है, पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं तीनों स्टेजेस में। जो प्राइमरी में मेंबर्स से उनका रोल कुछ ना कुछ सेकेंडरी और एडल्ट सोशलाइजेशन में रहता है, ऐसा नहीं कि उनका रोल ख़त्म हो जाता है। जो स्कूल के दोस्त बने होते हैं वो भी थर्ड लेवल तक भी उनका रोल रहता है। फिर सिमिलरली सोशल मीडिया का, गवर्नमेंट का, इन सब का रोल भी इंसान की सोशलाइजेशन और उसकी डेवलपमेंट में होता है। उसके अलावा इन्होंने फिर अलग से छोटे-छोटे से कुछ टॉपिक्स और दे दिए हैं, जिसमें एक है जी मोरल डेवलपमेंट। मैं लिख लेता हूँ पहले। तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की एक हेडिंग दी है, लेकिन उस हेडिंग में जो एक्सप्लेन किया है वो कोलबर्ग को ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से बच्चे की मोरालिटी जो है वो डेवलप होती है। वो ये रहा पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर ये मोरल डेवलपमेंट का जो गेम है वो कोलबर्ग को ही इन्होंने उठा के दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता ज़्यादा। और किस तरह से एज के साथ बच्चा इस तरह से उसके मोरल्स डेवलप होते हैं, उसके अंदर सेंस ऑफ मोरालिटी डेवलप होता है। और दूसरा जो उन्होंने दिया है वो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट दिया है। अगेन अगर इसको आप उठा के ये पीछे दिए हुए जितनी मॉडल हैं इन्हीं से कनेक्ट कर लें तो भी काम चल जाएगा। बस इन्होंने जो इसमें एक एडिशनल बात की है वो ये है कि जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, और ये बातें पीछे हो चुकी हैं कि हमारी डेवलपमेंट में खुद हमारी अपनी शख्सियत, हमारे अपने अज़ा, हमारे सेंसेस, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। तो हमारी इमोशनल सोशल डेवलपमेंट में इनका रोल होता है, और जो हमारे आसपास लोग हैं उनका भी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद ये आ गए हैं कि बिहेवियर में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो इसको हम उठा लेते हैं अब। अच्छा, फिर इन्होंने जो है वो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में कुछ नाम लिखवाए हैं, जैसे ऑपरेशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, और एडीएचडी है। 3 को ही फोकस किया है। अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर ये है कि कोई बच्चा जब आप किसी बच्चे को कोई काम करने से मना करते हैं या जो वो चाह रहा होता है वो नहीं करने दे रहे होते, तो एक नॉर्मल रेंज ऑफ बिहेवियर है बच्चे की, जिसमें कि बच्चा आपसे आर्ग्यू करे, थोड़ा रोले, और एक है कि वो डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर जाए कि वो फ़ौरन ही हाइपर हो जाए, एक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए और चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगे। और उसकी आम तौर पे उसके बैकग्राउंड में उसके रीज़न्स होते हैं, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी पेरेंटिंग में, उसके साथ जो कुछ हालात गुजरे होते हैं जो अपने बारे में समझता है, उसमें लो सेल्फ स्टीम होती है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, उसको लगता है कि बात करने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो ओ डी डी अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, ये डेवलप होता है बच्चे में, और ये 11-12 साल की उम्र तक हो चुका होता है पक्का। सेकेंडली कंडक्ट डिसऑर्डर है, जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो गंदे बच्चे मशहूर हो जाते हैं। ये बुरे बच्चे में, बुरा बच्चा हूँ मैं, गंदा बच्चा हूँ, तो उसको गंदा बच्चा होने, बुरा बच्चा होने में ही फ़ख्र होता है। और दोनों ही में
अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में भी और कंडक्ट डिसऑर्डर में भी लड़के ज़्यादा होते हैं लड़कियों के मुकाबले में। उसकी वजूहत आप अपनी सोसाइटी में देख भी सकते हैं कि जिस तरह की मौक़े और जिस तरह की बातें लड़कों के साथ होती हैं वो लड़कियों के साथ उस तरह की नहीं होती। उनके दूसरे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं और कुछ उनके जेंडर भी ज़ाहिर है जो उनका जो उनकी फ़िज़िकली उनकी जिस तरह से डेवलपमेंट होती है उसमें भी इसका कुछ ना कुछ रोल होता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो एक बुरा बच्चा है जो जो भी सोसाइटी में जो चीज़ें अच्छी नहीं समझी जा रही उसको वो करने में उसको मसला नहीं होता। वो मारता है दूसरे बच्चों को, वो बात मानने से इनकार कर देता है, दूसरों के बारे में एम्पैथी नहीं होती कि उसको बुरा लग रहा होगा, तुमने उसको मार दिया उसको कैसा लग रहा होगा, किसी का लंच छीन के खा गए, झूठ बोलना, क्रिमिनल बिहेवियर तक चले जाना और घर से भाग जाना, सुसाइडल टेंडेंसी से होना, ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं। और तीसरा इन्होंने जो लिया है वो एडीएचडी लिया है, यानी अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। ये भी बच्चों को होता है जिसमें कि बच्चे तवज्जो नहीं दे पाते और ज़रा सी कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर सकती हो तो वो अपने काम को छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये बहुत कॉमनली बच्चों में पाया जाता है और इसमें भी लड़के ज़्यादा होते हैं। बहुत जल्दी उनका अटेंशन का फ्यूज़ जो है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है जी। और ओवर एक्टिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हाइपर एक्टिव होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये बात की है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो रहा होता है, तो वो क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो जेंडर एक रिस्क फैक्टर है कि हमने देखा कि ये तीनों तरह की चीज़ें जो हैं वो बॉयज़ में ज़्यादा होती हैं, तो हमें बॉयज़ के लिए ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों का ख्याल ना रखें, लेकिन जेनेटिकली इट सीम्स, ऑल्दो इसका कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है, लेकिन तजर्बे से पता चला है कि लड़के ज़्यादा शिकार होते हैं, तो लड़कों को ख्याल रखा जाए कि वो उनकी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप ना होने दी जाए। बहुत दफ़ा बर्थ इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से बच्चों में डेवलपमेंट हो जाती है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स जिस तरह से उनको पाल रहे होते हैं, तो बच्चों का जो टेम्परामेंट होता है, बार-बार का झगड़ा करना, उनको सामने होना, उनसे झगड़ा करना, फैमिली जिस तरह की होती है, फैमिली आपस में जो रोल्स होते हैं, उसकी वजह से बच्चों में ये आदतें डेवलप हो जाती हैं। कुछ बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो एड्रेस नहीं हो रही होती हैं, तो बच्चे फ्रस्ट्रेशन में फिर इस तरफ चले जाते हैं। कुछ बच्चों की ज़हनी सलाहियतें ही, इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलपमेंट ही उनकी जो है वो कम हो रही होती है, इसकी वजह से वो इस तरफ जा रहे होते हैं। सवाल ये है कि पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है। तो भाई बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, स्कूल का भी। और इन सिचुएशंस में बच्चे को कॉन्फिडेंट करना, उसको समझाना, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसकी सिचुएशंस को रिज़ॉल्व करना, उसको एंजाइटी में ना जाने देना, उसको ये महसूस करवाना कि बात करने से मसले हल हो सकते हैं। ये सब रोल जो हैं वो उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पोजीशन है, जो उसको इन एरियाज़ में, इन गढ़ों में गिरने से रोक सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा टॉपिक जो हमारे पास है वो मिडिल चाइल्डहुड है। बहुत सारी बातें उसमें रिपीट होंगी, बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको करें। मिडिल चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ कि अब हम बात ये नहीं करेंगे कि बच्चा पैदाइश से लेकर किन किन मसाइल का शिकार होगा। इसमें ज़्यादा चीज़ें वो होंगी जो एक्वायर कर रहा है, सोसाइटी से ले रहा है। ठीक है, 6 से 12 साल की उम्र तक का बच्चा है, इसके ऊपर अलग से फ़ोकस किया। हालांकि पीछे ये बातें हो गई हैं, लेकिन फिर दोबारा से हम इस पर अलग से फ़ोकस करेंगे। किताब जैसे चल रही है हम वैसे ही चलेंगे। तो ज़ाहिर है इस एज में बच्चे के फ़िज़िकल और मोटर स्किल्स हैं वो अच्छे ख़ासे डेवलप होते हैं। बच्चे लंबे हो रहे होते हैं, अपनी एज बड़ी हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो प्यूबर्टी की तरफ आ रहे होते हैं, एडोलेसेंस की तरफ आ रहे होते हैं। उनके जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो हो रही होती है। उनकी सलाहियतें जिस्मानी बढ़ जाती हैं। बच्चा, छोटा सा बच्चा पुशअप नहीं लगा सकता, पुलअप्स नहीं कर पाता, ये अब 11-12 साल का बच्चा जो है वो करना शुरू कर देता है। उसके भागने की सलाहियत, उसकी ताकत उसके जिस्म में ये डेवलप हो रही होती हैं। तो इस मिडिल चाइल्डहुड के अंदर एक जो टॉपिक लिया है वो है फ़िज़िकल और मोटर स्किल डेवलपमेंट। इसमें आप कॉन्फिडेंटली 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे तक जो जो आप देखते हैं सलाहियतों में इजाफा होना, उन सब के ऊपर बात कर सकते हैं। जिस्मानी सलाहियतों की बात हो रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन भी इसमें शामिल है, फिज़िकली तब फोकस कर पाना। ठीक है। और इसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि जित फिज़िकल और मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है, तो ज़ाहिर है फ़िज़िकल और मोटर एक्टिविटीज़ जितनी होंगी उतना ज़्यादा आसान होगा कि उसकी ये स्किल्स डेवलप की जाएँ।
और इसी को लेकर फिर इन्होंने दोबारा से डिसेबिलिटीज़ का तज़किरा कर लिया फिज़िकल मोटर स्किल्स के अंडर में, जिसमें कि इन्होंने पहले ADHD दे दिया जो भी हमने डिस्कस किया, फिर इन्होंने इन अटेंशन दे दिया। वो होता है ना, चैप्टर फिल करने के लिए आप कुछ बातें रिपीट भी कर देते हैं। तो अब ADHD के अंदर इन अटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है कि बस जो आया जहन में वो कर दिया, सोचा नहीं। फिर एक एक ADHD है, दूसरा जो उन्होंने दिया वो दिया डिसलेक्सिया। DYSLEXIA, ये वो मसला है बच्चे का कि जिसमें वो लेटर्स को ठीक से पहचान नहीं रहा था। हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, जितना ज़्यादा आप ऐसे बच्चों को फोकस करवा रहे होते हैं कि उनको मसला है, उनका ये मसला और बढ़ जाता है। बहुत हमने तो इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप बच्चे को कि इसके इस मसले को थोड़े से वक्त, कुछ सालों के लिए बर्दाश्त कर लें कि वो उल्टा एस बनाता है, वो उल्टा सेक्स बनाता है, वो टी को दूसरी तरफ घुमा देता है, और आप उसको एज एस इसको फील ही नहीं कराएं कि उसने कुछ गलत किया है। हाँ, जब प्रैक्टिस करवा रहे हो तो उसको कहीं हल्के से, बगैर उसको ट्रॉमेटाइज़ किए फील करा, अरे ये तो सीधा कर सकते थे, तो उसको सीधा कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही लग रहा है। ऐसे करके जब आप उसको फोकस करवाते हैं तो वो बेहतर हो जाती है। तो डिस्लेक्सिया ये प्रॉब्लम है कि उसको रिटन वर्ड्स को सही से समझने में, दूसरों की तरह से रीड करने में मुश्किल होती है, स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चों को होता है ऐसा। मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो 20% बच्चे जो हैं वो इसका शिकार किसी न किसी दर्जे में होते हैं। उसके अलावा इन्होंने यूज़ किया है डिस्कैल्कुलिया। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आसानी से हैंडल हो जाती है, लेकिन हम लोग इसको बहुत बड़ा बना देते हैं। डिस्कैल्कुलिया, मैथ्स कैलकुलेशन में बच्चे को मुश्किल हो रही होती है। क्या होता है कि ब्रेन के अलग अलग पोर्शन हैं, जैसे कि डिस्लेक्सिया लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो डिस्कैल्कुलिया जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। उसको नंबर्स पहचाने नहीं जा रहे होते हैं, नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ऑपरेशंस जो है ना उसको समझ नहीं आते कि क्या हो रहा है। अगेन यहाँ पे उसको प्रैक्टिस से ज़्यादा उसको ओनरशिप देनी है, उसको फील कराना है कि कोई मसला थोड़ी है इसमें, इसमें क्या बड़ी बात है। और चीज़ों को फिज़िकल कर लें। नंबर्स इमेजिनरी होते हैं, उनको फिज़िकल जब हम कर लेते हैं तो वो उसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। 2+2 के बजाय 2 ऑब्जेक्ट्स प्लस 2 ऑब्जेक्ट्स कर लिया जाए। और पुराने ज़माने में आपको याद होगा वो नंबर लाइन लगा के या वो लाइनें खींच खींच के हम ऐड करते थे, तो बहुत अच्छा हेल्पफुल तरीका था। बच्चे को टारगेट ना किया जाया है तो मैं आता ही नहीं है, तो बहुत आराम से इससे बाहर निकाला जा सकता है। बच्चे को याद रखिए कि ये सिचुएशंस बच्चे के अंदर 6, 7, 8 साल में डेवलप होती हैं, लेकिन अगर आप तहम्मुल से काम लें तो 10, 11 साल की उम्र में जाके इससे बाहर खुद ब खुद बच्चा आ जाता है, अक्सर बच्चे, सिवाय ऐसे कि जो शदीद तरीके से इसमें गिरफ्तार हो जाए। फिर एक एक कैफियत है डिस्ग्राफिया। डिस है, ये बच्चे जो हैं उनको राइटिंग, ग्राफ्स राइटिंग को कहते हैं, लिखने में ही प्रॉब्लम है, लिख ही नहीं पाते। और आप लोग एज टीचर्स तो देखते ही होंगे कि बहुत से मसलों बच्चों को प्रॉब्लम है। वंस अगेन आपको पता है कि जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और फिर जाके राइटिंग आती है। तो अगर बच्चे की बाकी 3 डेवलप हो गई हैं और वो अच्छी डेवलप हो सकती हैं मज़ीद, तो बजाय इसके कि आप उसकी आज के दिन 6 साल की उम्र में राइटिंग डेवलप नहीं हो पा रही, तो राइटिंग पे इतना फोकस कर लें कि वो अपनी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से भी जाए। तो बेहतर है कि अगर आज उसकी राइटिंग इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पा रही, तो पहले फोकस कर लिया जाए उसकी रीडिंग और उसकी लिसनिंग और उसकी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने डिस्कस किया है ऑटिज़म, ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा, मैं अब तक मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए हैं। वो बच्चे जो कि एक्सट्रीम ऑटिज़म में, जो इसका स्पेक्ट्रम में, हायर स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं, वो तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन जो लाइटली ऑटिस्टिक होते हैं उनको भी हम लेबल करके बहुत जल्दी ये कर लेते हैं कि बस ये ऐसे ही हैं और ये ऐसे ही रहेंगे, जबकि बाय नेचर इंसान अपने आप को डेवलप करके जनरल जैसे दूसरे लोग दिखते हैं वैसा बनाने की उसमें सलाहियत होती है। तो उसको अगर मौका दिया जाए तो वो वैसा हो पाता है। बाहर नॉर्मल ब्रेन फंक्शन इनका नहीं होता, किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, फिजिट करते हैं,
जब एक काम में लग गए तो उसी काम में लग गए, उनके जो बात करने का अंदाज़, एक्सप्रेशंस जो हैं वो नॉर्मल नहीं होता, और एक्सट्रीम ऑटिस्टिक तो ज़ाहिर है उनके पूरा बॉडी लैंग्वेज, उनकी पूरी लैंग्वेज स्किल सब कुछ ही चेंज हो जाती है। और लास्टली इन्होंने लिखा है मेंटल रिटार्डेशन। इसमें तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी ही दूसरों से कम होती है, और वो उसकी अपनी उम्र के मुकाबले में कम उम्र के बच्चे की सलाहियतों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। रिटार्डेशन, ठीक है जी। अब इन्होंने फिर दोबारा से एक टॉपिक लिया है, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसको फिर से हम कवर कर लेते हैं। देखिए, हमने जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल लिया था तो उसमें 3 नाम लिए थे, मेमोरी, अटेंशन और लैंग्वेज। तो कुछ इसी से रिलेटेड हम यहाँ मॉडल डेवलप करेंगे और इसको नाम देंगे हम कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मैं लिख के फिर दोबारा आता हूँ आपके पास। तो कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इन्होंने कुछ हेडिंग्स ली हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट अटेंशन की होती है कि इंसान तवज्जो दे के समझना शुरू करे कि उसके आस-पास क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपने इंटरनल जो इम्पल्सेस हैं सिर्फ उस पे ना जाता हो, बल्कि वो ये तवज्जो देता हो कि कौन क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जी इसमें मेमोरी का बड़ा रोल है कि इंसान जब याद रखता है चीज़ें तो फिर वो आइंदा उस याद से सबक लेता है। अच्छा, अचानक से बीच में उन्होंने याद रखने की स्ट्रेटजीज डाल दी कि ऐसे याद रखने में आसानी होगी। चंकिंग का मतलब है चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो याद रहेंगी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि याद करने से पहले समझ लें तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी। ग्राफिक हो जाए, विजुअलाइज हो जाए, माइंड मैप बना लें तो चीज़ें याद रहती हैं। एसोसिएट कर दें किसी चीज़ को किसी रंग के साथ, किसी चीज़ को किसी नंबर के साथ एसोसिएट कर दें तो याद रहती हैं। राइमिंग कर लें, राइमिंग करने से चीज़ें याद रहती हैं। एक्रोनिम्स बना लें, शॉर्ट फॉर्म्स बना लें चीज़ों की तो याद रहती हैं। या रिहर्स करें तो याद रहती हैं। तो ये अचानक से बीच में उन्होंने मेमोरी को लेकर ये बता दिया कि मेमोरी एक इंपॉर्टेंट रोल है किसी की कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, उसके बेहतर करने के तरीके ये अलग से दे दिए उन्होंने। उसके अलावा इंसान की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें कॉन्क्रीट थाट्स का डेवलप होना। थाट्स, सोचते कैसे हैं, सोच के बताओ कि इंसान के लिए खुदा का वजूद कितना ज़रूरी है। अब ये कॉन्क्रीट थाट है, इसको ये बच्चे में जब डेवलप होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें लॉजिक भी बनेगी, उसमें ये आइडियाज़ आएंगे कि हम किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चेंज की जाती हैं। एक बात हो गई उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा, अपने एक्शंस को कैसे बदला जा सकता है। सोच सकने की सलाहियत जो है वो इंसान की जो डेवलपमेंट है उसका एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एक पार्ट है, एक हेडिंग है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन और सोशियोसेंट्रिज्म। ये क्या होती है कि हम ये समझ सकें कि मुख्तलिफ़ रोल्स में मुख्तलिफ़ लोगों की अपनी अपनी जगह हैसियत और ज़रूरत है। सब कुछ मेरे गिर्द नहीं घूम रहा, बल्कि सब लोगों की अपनी अपनी राय और वो अपनी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट उनके पास हैसियत है, जो कि उनका हक़ है कि वो अपनी राय को मेंटेन रख सकें। और हर एक को राज़ी कर लेना मेरे ना इख्तियार में है ना मुझे इसकी ज़रूरत है। और आखिर में इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में मोरल रीजनिंग की सलाहियत बच्चे में डेवलप हो, या इंसान में डेवलप हो, बच्चा तो नहीं। और इसको कि कोलबर्ग ने कहा था ना कि फिर ये लेटर ऑन हर एक में डेवलप होती भी नहीं है, कि वो ये समझ सके कि मेरी सोसाइटी में क्या अच्छा करना चाहिए था। एक तो है ना लॉज क्या हैं या गुड बॉय बैड बॉय क्या है, लेकिन एक है कि अब मैं इतना समझदार और अक्लमंद हो गया हूँ कि ये एक बेहतर काम है, बेहतर तरीके से ऐसे हो सकता है। सोसाइटी में कंस्ट्रक्टिव रोल मेरा ये होना चाहिए। मोरालिटी के ऊपर बात हो सके कि यार ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही लग रहा है, ऐसे कर लेना चाहिए। तो सही से पार्किंग करने को ही ले लेना मिसाल, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मोरल रीजनिंग पार्किंग की क्या होनी चाहिए। तो ये हेडिंग्स थी कॉग्निटिव यानी दिमागी और इंटेलेक्चुअल सलाहियतों की डेवलपमेंट के अंदर में इन्होंने ये बातें बताई। और इसको लेकर इन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ़ लोगों की इंटेलिजेंस, जेंडर, लैंग्वेज, सोशल बैकग्राउंड, सोसाइटी का एक्सपोजर, इनकी वजह से इनकी जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होती है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है निस्बतन वो ज़्यादा चीज़ें पिक कर लेता है, लेकिन साथ में वो सोशल सोशल होना भी उसको हेल्प करता है कि वो पिक कर सके। फिर जेंडर, हर सोसाइटी में जेंडर के अलग अलग रोल्स होते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में बाज़ जेंडर्स को ज़्यादा मिक्स नहीं होने दिया जाता, ज़्यादा वो नहीं
इंटरेक्ट कर पाते, वो एक्सपीरियंस कर पाते, तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है कॉग्निटिव, वो डिफरेंट होती है। सिमिलरली लैंग्वेज पे कितना किसी को कंट्रोल और कमांड है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि उसकी डेवलपमेंट कितनी जल्दी और अच्छी होगी। एक तो कन्वर्सेशन की वजह से, दूसरा रीडिंग आपको वो मौके देती है जहाँ से आप अपने आप को कॉग्निटिवली और इंटेलेक्चुअली डेवलप कर रहे होते हैं। अब आखिर में इस तरफ आ रहे हैं कि जब बच्चा मिडिल एज में होता है, यानी बच्चों की बचपने की मिडिल एज में, मिडिल चाइल्डहुड में होता है, तो वो उसकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर्सनालिटी डेवलप होती है और सोसाइटी में अपना एक मकाम तलाश करता है कि मैं ये हूँ, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं अच्छा मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अम्मी का प्यारा हूँ, मुझे दादी दादी का प्यारा हूँ, मैं दोस्तों में सबसे अच्छा हूँ, मैं फला, मतलब मुख्तलिफ उसकी जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो ऐसे ऐसे डेवलप होती हैं। उसकी जो सोशल सेल्फ है वो डेवलप होती है, और ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है उसके पेरेंट्स का, उसके दोस्तों का, उसके स्कूल का, जो कि उसको जो फ़ील करवाते हैं, जिन चीज़ों में नेचुरली, जिन चीज़ों में वो अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद अपना इमेज उसके बारे में बनाना शुरू करता है, या अपने आसपास जिन लोगों को जिन चीज़ों में अच्छा देखता है उनके जैसा इम्पर्सनेट करने लगता है। उसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चा है उसकी अपनी भी एक सोसाइटी होती है, उसका अपना पीयर ग्रुप होता है, दोस्तों का एक प्रेशर होता है उसके ऊपर कि दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त क्या समझते हैं, पीयर ग्रुप है, फ्रेंडशिप है। तो वो किस तरह के माहौल के बच्चे हैं जिनसे कि उसकी दोस्ती है, और पॉपुलैरिटी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और स्पोर्ट्स और गेम्स में, स्पोर्ट्स गेम्स, अच्छा सोसाइटी पे डिपेंड करता है, अगर स्पोर्ट्स और गेम्स वाली सोसाइटी है तो स्पोर्ट्स और गेम्स में, वरना अगर ट्रेड या स्किल्स वाली सोसाइटी है तो स्किल्स के ऊपर वो फोकस करता है कि मैं दूसरों से बेहतर नज़र आऊँ। अच्छा, इसी तरह से इसी दौरान उसकी जो डेवलपमेंट होती है, बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर ये डिपेंड डेवलप होता है कि वो हेल्प करेगा, शेयर करेगा, ये कॉपरेट करेगा, कम्पीट करेगा, या वो झूठ बोलेगा, वो स्टील करेगा, वो चीट करेगा। तो ये जो सलाहियतें, ये जो कैफ़ियत हैं उसकी पर्सनालिटी की, वो इस एज में डेवलप हो रही होती हैं। अगेन इसका बहुत बड़ा ताल्लुक इस बात से होता है कि उसकी सोसाइटी, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसके ग्रुप में लोग कौन हैं, और उसको किन चीज़ों में अप्रिशिएट किया जा रहा है, या उसके आसपास के लोगों को किन चीज़ों में अप्रिशिएट किया जा रहा है, और वो उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लेता है। अच्छा, फिर अ, इसमें एग्रेसिव भी है। बच्चे जो हैं वो सोशल रूल्स लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी उस सोसाइटी के तरीके हैं उनको, कल्चर को, सोसाइटी को, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी उसकी पर्सनालिटी का पार्ट होती है। डिंग ऑफ सोसाइटी, नॉर्म्स, रूल्स, कल्चर, ये सब इसमें आ गया। ठीक है, लोगों से कैसे मिलता है, लोगों से कैसे बात करता है, बात करने में इंतज़ार करता है, पेशेंट है, एम्पैथेटिक है, लोगों की बात को समझ पाता है, लोगों के एहसासात का ख़्याल रख पाता है, कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है, अपोलोजाइज़ करता है, या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है सोसाइटी के, या नहीं। ठीक है जी। अच्छा, बच्चे के अंदर अगर यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हों तो इन प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं? तो सबसे पहला एजेंट तो पेरेंट्स हैं, तो वो ज़ाहिर है चीफ एजेंट हैं। उसके बाद उसके पीयर्स हैं, या उसके रिलेटिव्स हैं। उसके बाद उसके एक्सटेंडेड कनेक्शंस हैं, जिसमें कि मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी आ गए। कनेक्शंस, ठीक है, पीयर्स के साथ मैं स्कूल को भी कर देता हूँ, स्कूल को यहीं ले लेते हैं। तो ये वो एडजस्टमेंट, ये वो इदारे हैं, वो जगह हैं जहाँ पे कि उस बच्चे के किसी किरदार को अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से इन प्रॉब्लम्स में गिरफ़्तार हुए बगैर
अच्छे अंदाज से उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के रोल प्ले किए जा सकते हैं हर जगह पे। और कुछ मेजर इश्यूज बच्चे को जो फील होते हैं इस एज में जबकि उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, उसमें एनजाइटी है, घबराहट इस बात की कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक होगा कि नहीं। अगर बार बार उसको फील होता है कि वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो एनजाइटी आगे बढ़ के डिप्रेशन का रूप इख्तियार कर लेती है। और कभी कभी बच्चा एग्रेसिव भी हो जाता है। और इस सारे फैक्टर में अगेन जैसे मैंने कहा कौन कौन इन्वॉल्व है, ये सब इन्वॉल्व हैं अच्छाई के मामले में भी और उसके बुराई के मामले में भी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए अपने जहन को कि आप अपनी तरफ से बहुत मशवरे दे सकते हैं कि अगर बच्चा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, एग्रेसिव हो गया है तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पीयर्स क्या कर सकते हैं, स्कूल क्या कर सकता है। तो इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना जहन खोलें और अपनी तरफ से जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे काफ़ी सारी बातें करने की सलाहियत पैदा करें। और यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूँ जो कि डिस्कस हुए हैं, कुछ पास पेपर्स में आए हैं। और जैसे कि डिस्कस दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट, ये पीछे हमने देखा। उसके अलावा एक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल इन एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स। तो ये सब हम देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए हमने मुख्तलिफ मॉडल्स को स्टडी किया नामों के साथ साथ। पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। और फिर हमने उसको कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी लिया। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे जो सवाल दिया है वो है विद रेफरेंस टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो वो यही हमने कहा ना, अटेंशन है, फिर मेमोरी है, फिर कॉन्क्रीट थॉट्स हैं, फिर सोशो सेंट्रिज्म है और फिर मोरल रीजनिंग है। तो अब सवालों को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं इसको हमने किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से जब आपको बताना है। एक्सप्लेन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड रिलेटेड विद द स्टेजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये बहुत आसान सवाल है, पूरा पियाजे हमने इसी तरह से पढ़ा भी इसी तरह से। और डिस्क्राइब कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट डिफरेंट लेवल्स, ये वही पे कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो हमने सबसे आखिर में बात की। फिर डिस्क्राइब कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह के सवाल इसमें से आए हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी और इस चैप्टर को आपने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।